आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको मालूम है कि बहुत से छात्र छात्राएं सही मार्गदर्शन न होने के कारण शिक्षा से फरागत के बाद अपने रास्ते से भटक जाते हैं और उनके बचपन में संजोए सुनहरे सपने पूरे न होकर चकनाचूर हो जाते हैं। छात्र छात्राओं की इसी समस्या को नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने गंभीरता से लिया और उनके भविष्य में आने वाली दिक्कतों को दूर करने हेतु एक करियर काउंसलिंग मेले का आयोजन पीरवाली गली स्थित नेशनल मुस्लिम एकेडमी प्रांगण में किया गया, जहां मेले में हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लाभ उठाया। मेले में विशेषज्ञों द्वारा छात्र छात्राओं को सही समय पर सही कदम उठाने हेतु प्रेरित किया ताकि वह भटकने से बच जाएं और अपना भविष्य किसी भी क्षेत्र में सुरक्षित बना सकें। नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के समाज को फैज़याब पहुंचाने वाले इस कार्य की चहुं ओर प्रशंसा का माहौल देखा गया, क्योंकि यह छात्र छात्राओं के भविष्य की बुनियाद से जुड़ा मेला था, जहां लगभग 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने काउंसलिंग का लाभ उठाया। दिल्ली से, नोएडा से, देहरादून की जानकारी नहीं है, कल मैंने हाँ, लेकिन नोएडा, दिल्ली, पुणे, मुंबई, इंदौर, बाकी ऑनलाइन जो भी आप पास पढ़ जो भी प्लेसमेंट क्या इसके लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा? आईपीएस जो मैंने फुल स्टैक है, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा। इसमें देखो, डेटा साइंस करने के बाद डेटा साइंटिस्ट बनते हैं जनरली। डेटा साइंटिस्ट का जो काम है जनरली वो डेटा को काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। इस पर एक बंदे ने कुछ चीज़ ऑर्डर करी। अब ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, उसका डेटा होगा ना, उसमें लिखते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं फला जगह मुझे इसको शिप कराना है। तो वो सारा डेटा है, उसे मैनेज कौन करेगा? डेटा साइंटिस्ट करेगा। और डेटा साइंटिस्ट की इतनी अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा पैकेज है। तो स्टार्टिंग पैकेजेस 25 लाख पर एनम, एटलीस्ट 25 लाख पर एनम, मतलब 2 लाख रुपये महीना स्टार्टिंग पैकेज है जी। डेटा साइंस का स्किल्स होनी चाहिए। देखो सीधी बात ये है, मतलब यू हैव टू बी मास्टर इन स्किल्स। कोडिंग में आपकी महारत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बीटेक कर लिया लेकिन आपकी बैक आई हुई है, और बैक आई हुई है कि आपका हो कुछ नहीं पा रहा है, आप कोडिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर वो बेकार है। ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। आप स्किल्स पे काम करें, ठीक है, बस स्किल्स पे काम करो। कंप्यूटर साइंस में अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, अच्छा है। लेकिन अब ऐसा है ना कि ये तो फिर मसला हो जाएगा कि आप अपनी कोचिंग भी नहीं कर पाने के प्रॉपर, और उसमें आप ये कर लो पहले पूरा जो कर रहे हैं आप जेईई मेन का एग्ज़ाम दो, और जेईई मेन का एग्ज़ाम देने के बाद जैसे एग्ज़ाम, अब मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे बीटेक करना है। वैसे मेरा आपके लिए सजेशन है कि जैसे आपका जेईई का एग्ज़ाम हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, है ना, अंदाज, ठीक है। सैकड़ों एड्रेसेस हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे ट्रस्ट्स हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर, जो काबिल बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। मुझे अपनी एजुकेशनल लाइफ में खुद बहुत सारी स्कॉलरशिप मिली है। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पर भी 3000 रुपये उस वक्त में मेरी स्कॉलरशिप ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन से आई थी। तो अगर कोई हमारा बच्चा, अगर कोई भाई बहन, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि काबिलियत तो मेरे में है लेकिन पैसे की कमी की वजह से मुझे रास्ता नहीं मिल पाएगा, मंजिल नहीं मिल पाएगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात गलत है। आप उन स्कॉलरशिप की मदद से, उन प्रोग्राम्स की मदद से अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि अपनी पूरी एजुकेशनल लाइफ में तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है। और ये बात है सन 1997 से भी पहले, जब से मैंने स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। तो जब ये पैसे की कमी या साधन की कमी मेरे रास्ते में नहीं आई तो आपके रास्ते में कैसे आएगी? आप पूछिए। स्कॉलरशिप ऐसे मिलती है
इनका सवाल है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। स्कॉलरशिप मिलने के लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि उन व्यक्तियों से, उन लोगों से कांटेक्ट में आना पड़ेगा जिन लोगों ने ट्रस्ट बना रखे हैं, जिन लोगों ने सोसाइटीज़ बना रखी हैं, जिन लोगों ने स्कॉलरशिप देने वाले इदारे बना रखे हैं। उसका पता हमें अखबार से भी चलेगा, उसका पता हमें, जैसे मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ तो मेरी एडवाइस से भी चलेगा, मेरे पास भी एड्रेसेस मौजूद हैं, और उसका पता आपको इंटरनेट से भी चलेगा। आज का दौर इंटरनेट का दौर है। एक क्लिक आप करेंगे कंप्यूटर पर, आपके सामने 500 एड्रेसेस आ जाएंगे। एप्लीकेशन कैसे वहाँ दी जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, वो मैं बताऊंगा आपको तरीका, जब आप सब मेरे संपर्क में रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये है मेरे कहने का, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जूस है मेरे कहने का मतलब, इस पूरी गुफ्तगू का जो एक हासिल है वो ये है कि किसी भी सूरत में मायूस होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? कोई भी स्थिति है, कोई भी हालत है, अगर हमने अपने आप को पहचान लिया, अपनी ताकत को पहचान लिया, अपने इंटरेस्ट पर हमने काम किया, अपने एप्टीट्यूड पर हमने काम किया, अपने आप को हमने एक ख़ास उभार तक हम ले आए, अपने आप को हमने मोटिवेट किया, तो समाज की कोई परिस्थिति, कोई जो आप बात कर रहे हैं ना, माइक मिलेगा। अच्छा यार, तू ये सवाल ऐसे कर इसका। आप बीएससी नर्सिंग के लिए आप कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग जो है वो भी, यानी नर्सिंग का एक अपना स्कोप है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं कुवैत में जॉब करता हूँ। कुवैत में हमारे यहाँ पे मेडिक्स होते हैं, ठीक है, जो यानी एज अ फर्स्ट एडर या एज मेडिक्स जो काम करते हैं, जो साइट्स पे रहते हैं, जो इस तरह की उस पर, तो बीएससी नर्सिंग करके आप इस तरह की जॉब्स में जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स में, यानी मैं आपको बताऊँ, हॉस्पिटल्स में तो आप जा ही सकते हैं। एक हॉस्पिटल में तो एक आम वो है कि नर्सिंग के बाद आप जा सकते हैं, वरना आप इस तरह के जो साइट्स होती हैं या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे मेडिक्स या ऑन साइट फर्स्ट एडर्स, ठीक है, उसमें भी आप जाके वो कर सकते हैं। जी, उसमें तो आप जितना उसमें आप जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी अगर आप अप्लाई करेंगे उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो बाहर भी उसका स्कोप ज़्यादा है। जी, तो आपको अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो आपको स्पोर्ट्स में, एक तो आप अभी एबो 18 आपकी एज आ चुकी है और आपको सीनियर कैटेगरी में खेलना होगा। तो सीनियर कैटेगरी में खेलने के लिए आपको यहीं पर स्टेडियम में खेलना पड़ेगा, वहाँ की सीनियर स्टेट टीम में आना पड़ेगा पहले, और स्टेट टीम के थ्रू जो है फिर आप नेशनल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप नेशनल में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सीनियर्स प्लेयर के लिए, जो नेशनल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्सीलेंट प्लेयर होते हैं, उनके लिए हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलती है, वो आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एक्सीलेंसी है, जो एकेडमी है, उसमें आपको जो है एडमिशन दे सकती हैं, और वो फिर पूरा खर्च जो है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एक्सीलेंसी एकेडमी होती हैं वो उठाती हैं आपको एक्सीलेंट प्लेयर बनाने के लिए। तो आप उसके थ्रू अपना जो है स्पोर्ट्स करियर बना सकते हैं। अब तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी होंगी जो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद ही मिलती रहेंगी। नहीं, गाइडेंस तो हमारा रहेगा ही, खैर जो हमारे पे एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे ही। बट क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए ना, बहुत सारी चीज़ें आदमी खुद ही लर्न कर लेता है। जब खुद लर्न कर लेता है ना, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। अब जैसे अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी फ्रेशर की वजह से, क्या आप फ्रेशर थे, फ्रेशर को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स। कंपनी क्या करती है, कंपनी को आजकल चाहिए कि गाड़ी आए अब वो ट्रिप तोड़ने लगे पटरी पे, उसे हमें कुछ करना ना पड़े, ठीक ना करना पड़े, उसको बताना ना पड़े भाई ये बटन दबाना है, कुछ अपना आप ही वरना छोड़ दिया भाई ये वहाँ ले जाओ मुरादाबाद। कंपनी भी मतलब आजकल इतनी प्रोफेशनल हो गई। यानी पहले क्या होता था कि भाई बीएससी करी या आदमी बी फार्मा करा, उन्होंने एक फ्रेशर बंदे को ले लिया, वो सीख रहा है, समझा रहा है। हालांकि मैं मानता हूँ वो लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं फ्रेशर। मेन बात यह है कि जो डॉक्टर बनने के लिए हम बता रहे हैं, मेनली साइंस एक्सट्रीम में आपको जाना, स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको 11 और 12 क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद नीट एग्ज़ाम आएगा। नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 4.5 साल की आपकी पढ़ाई रहेगी, और 4.5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल इंटर्नशिप का रहेगा। उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, और उसके बाद फिर अलग अलग सेगमेंट रहेंगे। उन सेगमेंट में आप पीडियाट्रिक, फिजिशियन सब बन सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें सबसे मेनली आपका रहेगा मैथ और साइंस। जितना अच्छा आप डीपली मैथ और साइंस को पढ़ेंगे 11-12 में, उसी से आप नीट के एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और जब आप नीट के एग्ज़ाम
हाँ। कन्फ्यूज़न आपको? आपका कोई सवाल है इससे कॉमर्स से रिलेटेड? नहीं नहीं, 11th में आएगी आपके लिए, 8th में नहीं कुछ रहेगा। 9th में भी आ गया अब, 9th में भी आ गया अब इसके लिए, कॉमर्स के लिए। 9th में 9, 10 तो सेम ही रहता है ना। 11th में आएगा आपके सामने। हाँ, 11th में आपको आर्ट, साइंस, कॉमर्स। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक है। मैं प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ नेशनल मुस्लिम एकेडमी में जो कैरियर मेला लगा है, ये नौजवानों को, बच्चों को एक रास्ता, रोजगार का रास्ता दिखाने का। स्वर्ण भारत यदि देखना है, सुंदर भारत या आपका देखना है, या हमें विश्व गुरु बनना है, देश को बनाना है, तो एजुकेशन के क्षेत्र पे निजी स्कूलों की जो अहम भूमिका है वो आज नेशनल मुस्लिम एकेडमी में नज़र आ रही है। और यहाँ ये सरकारी स्कूलों, परिषद के स्कूलों में, निजी स्कूलों में यही तो अंतर है कि हम लोग अपने बच्चों को का कैरियर बनाने का जो सपना देखा करा है कि मेरा बच्चा पायलट बने, मेरी बेटी, और मेरी बेटी इंजीनियर बने, मेरी बेटी रोजगार परक शिक्षा ले और इस देश को रोजगार पूरक शिक्षा देकर करके आगे बढ़ाने का काम करें। ये इस मकसद, आपस मेले का मकसद है। जी, बहुत बढ़िया काउंसलिंग रही हमारी, और हमने जिस मकसद से, जिस हमारा जो टारगेट था वो पूरा हुआ। हमारा मकसद यही है कि बच्चे है ना हमारे पढ़ाई में बेहतर बने। जब तक ये बच्चे पढ़ाई में बेहतर नहीं होने, ना देश का विकास हो सकता है, ना किसी भी चीज़ का विकास हो सकता है। आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम में बहुत गड़बड़ी है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा आज के प्रोग्राम का। अभी तक किया है, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम चल ही रहा है, और लगभग आपको क्या उम्मीद है कितने बच्चे इसमें भाग लेंगे? तकरीबन 300 से ऊपर बच्चे आ चुके हैं और अपने सवाल लेकर आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और उम्मीद है कि प्रोग्राम अभी 1 घंटे और चलेगा तो तकरीबन 200 बच्चे के करीब और पहुंचने की उम्मीद है अभी हमारे पास। ये पूरा टीम वर्क है, और हमारी यही सोच है कि जब तक के एजुकेशन नहीं होनी तो कोई काम फायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। आप देख लीजिए, आज करप्शन है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उसके बावजूद करप्शन है। वो यही है कि सिस्टमेटिकली एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारे पास। बच्चे हमारे पढ़ने के बाद उनके अंदर तरबियत नहीं है। इस तरबियत की कमी की वजह से है ना आज हम सब जगह पीछे हैं। और यही हमारा मकसद है, यही हमारी टीम का मकसद है कि तालीम हो तरबियत के साथ। जो लेक्चरर बैठे हैं वो किस फील्ड से बैठे हैं, किस तरह के बच्चे आ रहे हैं? आप देख लीजिए, आपके सामने ही पूरे यहाँ पर ग्राउंड में काउंसलर बैठे हैं हमारे, मेडिकल लाइन के हैं, इंजीनियरिंग लाइन के हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, स्पोर्ट के बारे में बता रहे हैं। कोई लाइन हमने ऐसी नहीं छोड़ी जिसका एक्सपर्ट हमने आज ना बुलाया हो। और ये हमारे आज बहुत बढ़िया कामयाब प्रोग्राम रहा।